Hey everyone, how are you all? I hope you all are studying well. This is Darshana, your science educator, and I am come with the another amazing chapter. We'll cover all the important topics thoroughly. So, get your notebook and pen with you to note down all the important topics. Be ready with the energy and excitement throughout the session. So, this is chapter number 7, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलो शुरू करते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और इन्हें ये फूड, वाटर और ऑक्सीजन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। मतलब इसी के साथ ही जो बॉडी में अगर कोई इसेंशियल सब्सटेंस आ रहा है तो उसी के साथ वेस्ट सब्सटेंस भी बन रहा है बॉडी में। जैसे हम फूड खा रहे हैं तो फूड खाने के बाद हमारे बॉडी में वेस्ट बन रहा है, पानी पी रहे हैं हमारे बॉडी में वेस्ट बन रहा है, तो ये जो वेस्ट सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी में उसे भी रिमूव करना है। तो वो जो वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म होंगे उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए टू द पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। ऐसे पार्ट्स तक जाना चाहिए वो वेस्ट जहां से वो रिमूव हो सके बॉडी से। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। हैव यू वंडर्ड ऑल दिस इज अचीव हाउ ऑल दिस अचीव? क्या आपने कभी सुना है क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता है? क्या आपने कभी हार्ट देखा है, ब्लड वेसल्स देखी है? हार्ट और ब्लड वेसल्स साथ में काम करते हैं और साथ में बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, सब्सटेंसेस जो होते हैं, न्यूट्रिशंस बोलो या तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स में न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया नाउ। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हम देख रहे हैं। फर्स्ट, ब्लड। ब्लड इज द वेरी यूजफुल कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? जब हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं पे भी कट हो जाए तो क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है। बट ब्लड क्या है फिर? आखिर ब्लड है क्या? तो ब्लड इज द फ्लूइड। ब्लड ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और क्या करता है, डाइजेस्ट जो सब्सटेंसेस होते हैं, डाइजेस्टेड फूड से एब्सॉर्ब किए हुए जो सब्सटेंसेस ब्लड ब्लड आते हैं उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अब ब्लड का काम क्या है? ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो क्यों कर रहा है? तो ब्लड क्या करता है ना, हम जैसे फूड खाते हैं तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती कर लेती है, ब्लड से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर लेती है। अब एब्सॉर्ब करने के बाद वो सारे न्यूट्रिएंट्स वो डाल देती है ब्लड वेसल्स में। इसका मतलब अब ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स फूड में थे अब वो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आ गए हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन रिच ब्लड हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यही काम होता है ब्लड का कि फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिले हैं वो हर एक बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचे। यहाँ पे वही लिखा है, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं हमें वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लंग से ले रहा है और हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा रहा है। मतलब ब्लड न्यूट्रिएंट्स भी कैरी कर रहा है और ऑक्सीजन भी कैरी कर रहा है और इन दोनों को, इवन वाटर भी कैरी कर रहा है और इन सब को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा रहा है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी वेस्ट फॉर्म हो रहा है वो वेस्ट वो खुद में जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जब यूरिन फॉर्म होती है तब क्या होता है, ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट ब्लड से निकल जाता है और फिर यूरिन फॉर्म होती है, उससे फिर यूरिन हमारे बॉडी से निकल जाती है। तो इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल गया, पर उसको कैरी किसने किया था, ब्लड ने। तो यहाँ पे भी वही बोला है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट। वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव करने के लिए। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड कैसे कैरी करता है इतने सारे सब्सटेंसेस? तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड क्या होता है ना, प्लाज्मा नाम के फ्लूइड से बना रहता है।
जो इनविजिबल रहता है, प्लाज्मा इज इनविजिबल, कलरलेस रहता है, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर सस्पेंडेड। तो प्लाज्मा ऐसा फ्लूइड है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का, तो वो है प्लाज्मा। वाई इज द कलर ऑफ ब्लड इज रेड? ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, उसके वजह से ब्लड को रेड कलर मिलता है। तो ब्लड इज गेटिंग द रेड कलर फ्रॉम द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ पे भी वही लिखा है देखो, वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा वहां पे बताया था, प्लाज्मा होता है, सपोज ये पकड़ लेते हैं हम, ये प्लाज्मा है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें से एक कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा में। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कौन कैरी कंटेन कर रहा है? आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन द रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कैरी तो हीमोग्लोबिन किस में है? रेड ब्लड सेल्स में है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू यू हैव टू अंडरलाइन दीज लाइन्स। आई होप यू आर getting the idea. Hemoglobin binds with oxygen and transport it to the all parts of the body and ultimately to the cells. तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, जो ऑक्सीजन ब्लड में मिल रहा है हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? उसके साथ कनेक्शन बना रहा है, कनेक्ट हो रहा है। जैसे अभी ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये हीमोग्लोबिन क्या कर लेगा? ऑक्सीजन को अपने अपने साथ अटैच कर लेगा एंड उसे फिर वेरियस पार्ट्स, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा देगा, और फिर उसी तरह से सेल्स तक भी हीमोग्लोबिन, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। तो आपने कभी सुना होगा कि जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसके बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होना इज नॉट द गुड थिंग, इसलिए अच्छा खाया पिया करो, हीमोग्लोबिन की लेवल मेंटेन रखा करो। इसका जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छे लेवल तक होता है उसके बॉडी में ऑक्सीजन भी अच्छे लेवल तक होता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा वो बॉडी उतनी ही इफेक्टिवली काम करेंगी, अल्टीमेटली आपका ब्रेन भी उतनी ही इफेक्टिवली काम करेगा। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। यहाँ पे क्या बोला है? Without hemoglobin, without hemoglobin ऑक्सीजन हर एक पार्ट तक, बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच सकता। तो हीमोग्लोबिन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। हाँ, तो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड को रेड कलर आ रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स मींस डब्ल्यूबीसी। वो क्या करते हैं? फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू अंडरलाइन दिस। ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स। ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं? जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, और जम से फाइट करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वेरियस डिसीजेस होने से हम प्रिवेंट हो जाते हैं फिर। तो ये जो ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं यही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ये भी याद रख सकते हो कि इम्यूनिटी बढ़ाते कौन है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं। बूजो फेल्स डाउन व्हाइल प्लेइंग। अब बूजो क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था और वो गिर गया नीचे और उसकी नी को हो गया इंजर्ड, उसके घुटने को लग गया, तो वहां से ब्लड आने लगा। फिर कुछ टाइम बाद उसने नोटिस किया दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप। कुछ टाइम बाद क्या हुआ? ब्लीडिंग आने आ तो रही थी पर कुछ टाइम बाद वो बंद भी हो गई, वो भी अपने आप। एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग द कट। फिर वो कट जो हुआ था उसके ऊपर ऐसे डार्क रेड कलर का क्लॉट बन गया। क्लॉट बन गया मतलब वो जो ब्लड वहां से आ रहा था वो वहीं पे ही क्लॉट हो गया, अब वो डार्क रेड कलर का दिख रहा है। तो बूजो कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो गया? ब्लड तो आ रहा था, फिर अचानक से ब्लड बंद कैसे हो गया? The clot is formed because of the presence of another types of the cell. Now we are learning about another types of the cell, that is platelets. तो platelets की वजह से क्या हुआ? Blood coagulation. The clot is formed because of the presence of another types of the cell, that is platelets. तो कौन से सेल कौन सा काम कर रहे हैं ये आपको याद रखना है। प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग कर रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? वेरियस जर्म से फाइट कर रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन कैरी कर रहे हैं, और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके, यहाँ पे एक और अंडरलाइन कर सकते हो, हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to the various part of the body.
इस तरह से याद रखना है, और ये सब कंपोनेंट्स ब्लड प्लाज्मा में है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ब्लड प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप के ब्लड वेसल्स है। यू नो दैट ड्यूरिंग द इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं और हमारे लंग्स में एयर जा रही है, तो एयर में फ्रेश ऑक्सीजन है, तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स को सप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक तो आ गया क्योंकि हमने सांस ली, सांस में एयर इनहेल की, एयर के साथ साथ हमारे अंदर ऑक्सीजन गया, पर वो ऑक्सीजन लंग्स तक ही गया। अब जरूरी है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक भी जाए। तो वो कैसे जाएगा? यहाँ पे लिखा है देखो, ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन हर एक बॉडी के पार्ट्स तक जाना चाहिए। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ब्लड कैरी कर रहा है। ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचेगा, फिर ब्लड क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है ब्लड। तो ब्लड ऑक्सीजन हर एक बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाएगा, और इसी तरीके से ब्लड ऑक्सीजन हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल कार्बन। ये भी याद रखना है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल से वो ले रहा है। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड जो है वो डायरेक्ट ना लंग्स के पास नहीं जाता है, वो पहले हार्ट के पास जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेके। अगर उसने किसी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लिया भी है तो वो पहले हार्ट तक जाएगा, फिर हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा, और फिर वो पंप करने के बाद वो लंग्स में जाएगा, फिर वहां से फिर से ऑक्सीजन लेगा, फिर तो दिस प्रोसेस विल कैरी फॉरवर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू लर्न इन द चैप्टर नंबर 6। So, two types of blood vessels are there, arteries and veins. आर्टरीज और वेन्स, ये दो टाइप के ब्लड वेसल्स होती है। आर्टरीज रेड कलर की होती है, और वेन्स ब्लूइश कलर या फिर हल्की सी ग्रीन कलर की भी होती है, ब्लू एंड ग्रीन पकड़ लेते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें भर भर के ऑक्सीजन है। ठीक है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल। आर्टरीज में क्या होती है? इलास्टिक वॉल आर्टरीज की बहुत ज्यादा थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर से ब्लड भागता है। तो हाई प्रेशर से ब्लड क्यों भागता है? क्योंकि हार्ट हार्ट ने ब्लड पंप किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया हार्ट ने, तो हार्ट से ब्लड आया। ब्लड आने के बाद क्या हुआ? वो आर्टरीज में गया। तो आर्टरीज की वॉल थिक होनी चाहिए ना इतना हाई प्रेशर सहन करने के लिए, इसलिए आर्टरीज की वॉल होती है थिक। नाउ एक्टिविटी 7.1। अब इस एक्टिविटी में हम देखेंगे, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। हमें क्या करना है, हमारे राइट हैंड का मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर लेना है, और जो लेफ्ट साइड की रिस्ट है वहां पे दबाना है। देखेंगे हम फील करते हैं ऐसा कि वहां पे कुछ थ्रोबिंग मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे ऐसा थ्रोबिंग मूवमेंट हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लगेगा कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है वहां पे। तो आपको क्या लगता है, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रोबिंग? थ्रोबिंग क्यों हो रही है वहां पे? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स। इसी थ्रोबिंग को कहते हैं पल्स। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्टरीज में से ब्लड फ्लो हो रहा है, और वो हम यहाँ पे व्रिस्ट पे टच करके फील कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमारे दो मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर व्रिस्ट पे रखने हैं, और थ्रोबिंग मूवमेंट जो हो रही है उसके पल्स काउंट करने हैं, मतलब एक एक मूवमेंट कितने कितने टाइम बाद हो रही है, तो एक मिनट में कितनी ऐसी मूवमेंट्स हो रही है वो हमें काउंट करना है। तो जब हम ऐसे काउंट करेंगे एक मिनट में, तो 72 टू 30 बीट्स हमें पर मिनट हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, और इसी नंबर को बोलते हैं पल्स रेट। तो ये भी याद रखना है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट।
यूजुअली जो रेस्टिंग पर्सन होते हैं उनमें 72 to 80 बीट्स पर मिनट इतना पल्स रेट होता है। ये देखो ये कैसे चेक कर रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही चेक करना है। तो यहाँ पे ना हम फील कर पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो थ्रोबिंग मूवमेंट हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे और किसके पल्स कितने हैं कि पर मिनट कितने पल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया। आर्टरीज आर द oxygen rich blood carriers from the heart to all part of the body. Now what are veins? Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. veins क्या कर रही है, अब आपको पता है हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स है और सभी ऑर्गन्स का एक अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। तो वो काम करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी ही। जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, आर्टरी से ऑक्सीजन लेंगे, वो ऑक्सीजन वो काम करते करते यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन विल कन्वर्टेड इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इस ऑर्गन के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेन्स है ना, वेन्स में जाएगा, फिर वेन्स कैरी करेंगे। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स में भी ब्लड ही भाग रहा है, पर वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा और आर्टरीज में होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। द वेन्स हैव थीन वॉल्स। थीन वॉल्स मतलब वेन्स की बहुत पतली वॉल्स होती है, क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। और किसी ऑर्गन से ब्लड लेना है ना वेन्स को, हार्ट से थोड़ी लेना है, हार्ट से बहुत प्रेशर में आता है ब्लड, इसलिए। और वो हार्ट से ब्लड कैरी करने वाली वेन्स, सॉरी, ब्लड वेसल्स होती है आर्टरी। तो ये जो आर्टरी होती है वही कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसलिए इनकी वॉल थिक होती है आर्टरीज की। और जो वेन्स होती है उनकी वॉल थिन होती है। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स। वेन्स में क्या होती है, वॉल्व्स प्रेजेंट होती है विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये ऐसे मिडल में ना ब्लड, ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होती है वेन्स में, ताकि जो ऊपर चढ़ा हुआ ब्लड है वो नीचे ना आ पाए फिर से, और वो इजीली हार्ट तक पहुंच जाए। इसलिए वेन्स के बीच बीच में वॉल्स होती है। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है एक, कि देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउज द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। ऐसे बीच बीच में होती है, बीच बीच में, ताकि ब्लड ऊपर से नीचे ना आए। वेन्स में वॉल्स होती है, यह याद रखना है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सर्कुलेशन। आपको पता है ये हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो ब्लड जो पंप हो रहा है वो लंग्स में भी जा रहा है। लंग्स में किससे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। और ये भी याद रखना है, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन्स इज द ओनली वेन्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने अब तक क्या पढ़ा कि जितनी भी वेन्स है बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेंगी, और जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेंगी। पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है जो हार्ट से लंग्स तक जाता है। फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेके वो ब्लड फिर से हार्ट में आता है थ्रू द वेन्स कॉल्ड पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन्स जो होती है इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में आ गया। अब हार्ट क्या करेगा, उसे पंप करेगा। पंप करने के बाद आर्टरी में जाएंगे। ऐसी बहुत सी आर्टरीज होती है, तो आर्टरी में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा। फिर ये आर्टरी किसी ऑर्गन के पास जाएंगी और इस तरह से कैपिलरी स्ट्रक्चर बन जाता है, वो स्प्लिट अप होती जाती है आर्टरी। उसके फाटे फाटे जो बोलते हैं ना, ब्रांचेस, ब्रांचेस निकलते जाते हैं। और वो किसी ऑर्गन, सपोज कर लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन तक ब्लड पहुंच गया। अब क्या होगा ना, ये कैपिलरीज ही वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो हार्ट तक पहुंचेंगी। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। नाउ ब्लड डोनेशन। व्हाट इज ब्लड डोनेशन? 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेबिलिटी ऑफ ब्लड। किसी के पास ब्लड नहीं होता या फिर किसी के बॉडी में ब्लड की कमी होती है, तो उसकी वजह से लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो वॉलेंटरी डोनेशन, ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस, कैन सेव प्रीशियस लाइव्स। तो वॉलेंटरी ब्लड, जो ब्लड डोनेट हम करते हैं, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, वो हार्मलेस है। मतलब ब्लड डोनेट करने से कुछ किसी को हार्म नहीं होता है, इजीली हम हमारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेट कर दिया और फिर वो ब्लड बैंक में जाके प्रिजर्व कर देते हैं वो लोग। फिर वो क्या करते हैं, जिसको भी जरूरत होती है टाइम टू टाइम
या फिर किसी हॉस्पिटल में जरूरत हो या फिर किसी भी स्पेशल केयर यूनिट में जरूरत हो, तो उन तक वो ब्लड पहुंचा देते हैं। पैसे रखने के लिए हमारी पैसों की बैंक होती है, वैसे ही ब्लड को रखने के लिए, ब्लड को स्टोर करने के लिए ब्लड बैंक होती है। अब बूझो कंफ्यूज है। बूझो बोल रहा है, आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड। हाँ, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। फिर पहली ने एक्सप्लेन किया दैट पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एज एन आर्टरी नॉट अ वेन। पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। जैसे मैंने बताया ना, पल्मोनरी आर्टरी और वेन के केस में थोड़ा अलग है। नॉर्मली वेन्स क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, पर pulmonary artery is the only artery which carry कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और आर्टरीज जो होती है, सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, पर पल्मोनरी वेन्स इज द ओनली वेन्स व्हिच कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स? हाँ, तो क्या आपने देखा आर्टरीज जो स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो गई है? क्या आपने उसे देखा? ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म द वेन्स व्हिच एम्प्टी इनटू द हार्ट। वो आर्टरीज क्या होंगी, स्प्लिट अप होंगी। स्प्लिट अप होने के बाद बहुत सारी थिन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होंगी। वो थिन ट्यूब्यूल्स को हम बोलेंगे कैपिलरीज। और जो कैपिलरीज होती है वो ज्वाइन होके फिर से वेन्स बनेंगी, और फिर वो वेन क्या करेंगी, अपना ब्लड हार्ट में छोड़ देंगे। Heart is the organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सॉरी, हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है, बीटिंग कर रहा है टू पंप द ब्लड। ब्लड को पंप करेगा और जितने भी सब्सटेंसेस उसे कैरी करने हैं वो कैरी करेगा, और बॉडी के हर एक पार्ट तक वो सब्सटेंसेस पहुंचाएगा थ्रू ब्लड। इमेजिन द पंप वर्किंग फॉर द ईयर विदाउट स्टॉपिंग। वो वाटर पंप क्या कर रहा है, एक सोर्स से पानी ले रहा है और पानी को इस तरह से इतने जोर से पंप कर रहा है कि वो हर एक रूम तक पहुंच रहा है प्रॉपरली। तो हमारा हार्ट भी यही काम कर रहा है सेम। इसके पास ब्लड आता है, कलेक्टेड ब्लड, वो फिर ब्लड को पंप करता है, पंप करने की वजह से वो ब्लड हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाता है प्रॉपरली। हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। हमारा हार्ट पंप की तरह काम करता है, वो भी नॉन स्टॉप। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। हल्का सा लेफ्ट में होता है। जैसे हमारा हार्ट, जैसे आप अपनी फीस्ट बंद करोगे तो हमारे फीस जितना हमारा हार्ट होता है, अपने चेस्ट पे रखोगे एकदम सेंटर में, और हल्का सा उसे टिल्ट कर देना लेफ्ट की तरफ, बस वो उतना ही, बस वहीं पे ही हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड इन योर palm that make your fist, your heart is roughly size of your fist। तो हमारा हार्ट जो होता है वो हमारे फीस्ट के साइज के जितना ही होता है। what will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या हो जाएगा अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स हो गया? अगर मिक्स हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलना चाहिए प्रॉपरली, वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों अलग अलग रहे। टू अवॉइड these फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चेम्बर। तो ऐसा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड का मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए हार्ट के बनाए हैं 4 चेम्बर्स, ठीक है। अपर 2 चेम्बर्स आर एट्रिया। एट्रिया देखो, ये जो अपर के 2 चेम्बर्स है ना, ऊपर के 2 चेम्बर्स है ये और ये, इसे दोनों को मिलके एट्रिया बोलते हैं, और सिंगल 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 चेम्बर को बोलेंगे एट्रियम। द पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विथ द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारे चेम्बर्स है, 4 चेम्बर्स, 4 पार्टीशन किए हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, किसी भी तरीके की मिक्सिंग नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी मिक्सिंग नहीं होने देंगे। ये राइट एट्रियम, ये राइट लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल।
ये जो है ये वॉल्स है, बाइकुस्पिड वॉल्स, ट्राइकुस्पिड वॉल्स से वॉल्व कहते हैं, ताकि जो ब्लड है ऊपर का ब्लड नीचे ना आए और मिक्स ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे बीच में वॉल्स रहती है ये। पहली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव द ऑक्सीजन रिच ब्लड, विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो पहली को कंफ्यूजन है कि हार्ट में अभी 4 चेम्बर्स है, एक और ऊपर से 2 पार्टीशन है, एक राइट पार्टीशन एक लेफ्ट पार्टीशन। तो कौन से पार्ट में ऑक्सीजन ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और कौन से पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहेगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और जो राइट साइड है हार्ट का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया नाउ। मूविंग ऑन, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होता है हम ये देखेंगे। क्या होता है हार्ट बीट? द वॉल ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। तो जो वॉल्स रहती है हार्ट की वो किससे बनी है? मसल से बनी है। एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। रिदमिकली मीन्स प्रॉपर टाइम टू टाइम उनका एक फिक्स टाइम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का। उसी हिसाब से जो मसल्स होती है हार्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करेंगी। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे ही उसके बाद रिलैक्सेशन हो जाएगा। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। हार्ट बीट क्या करता है? कंटिन्यू करता है एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। मतलब जब तक हम जिंदा है हमारी हार्ट बीट्स चलती रहेंगी, 1 सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकती। इफ यू प्लेस यूर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखोगे तो आप अपनी हार्ट बीट फील कर सकते हो। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेटोस्कोप। जो स्टेटोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट रहता है ना ऐसा डॉक्टर के पास, उसके हेल्प से वो क्या करते हैं हमारी हार्ट बीट सुन सकते हैं। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? स्टेटोस्कोप यूज कर रहे हैं एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। मतलब साउंड, जो हार्ट का जो साउंड रहता है वो प्रॉपरली कट टू कट सुनाई देना चाहिए, इसलिए स्टेटोस्कोप का यूज कर रहे हैं। इस कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस। जो स्टेटोस्कोप में क्या होता है? चेस्ट पीस होता है, एक ट्यूब होती है, ईयर पीस होते हैं। तो वो जो ईयर पीस होते हैं वो ईयर में लगाएंगे, ये ट्यूब के थ्रू साउंड प्रोपेगेट होके हमारे ईयर्स तक, ईयर पीस तक पहुंच जाता है और फिर हमें साउंड प्रॉपरली सुनाई देता है, ठीक है। The heart while listening through the stethoscope. Okay. Let us construct the model of stethoscope with the material that available around us. तो आपको घर में और जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उससे हमें स्टेथोस्कोप बनाना है। नाउ एक्टिविटी 7.2। अब ये एक्टिविटी सिंपल है, इसमें क्या करना है? एक स्मॉल फनेल लेना है जो 6 to 7 सेंटीमीटर का हो डायमीटर में। ये डायमीटर में 6 to 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिक्स द रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रबर की ट्यूब उसे फिक्स करनी है। ये जो है ना, ये रबर की ट्यूब है उसे फिक्स करनी है। स्ट्रेच द रबर शीट ऑन द माउथ ऑफ द फनेल। वो जो माउथ है ना फनेल का, उस पे एक रबर शीट हमें स्ट्रेच करके लगा देनी है, बांध देनी है, और फिर उसे टाइटली रबर बैंड से भी बांध देना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर। जो ओपन ट्यूब का जो ओपन एंड होता है वो एक हमारे कान में डालना है। प्लेस प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। तो हार्ट के पास जो हमारी चेस्ट है ना जहाँ पे हार्ट है, तो वहां पे वो फनल का माउथ लगाना है, और जो ट्यूब का एक एंड था वो हमारे हमें कान में लगाना है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब ध्यान से सुनना है। डू यू हियर अ रेगुलर थम्बिंग साउंड? क्या तुम्हें थम्बिंग साउंड सुनाई दे रहा है? द साउंड इज दैट ऑफ द हार्ट बीट्स। तो वो हार्ट बीट का ही साउंड है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन द मिनट? 1 मिनट में कितने बार तुम्हारा हार्ट ने बीट किया वो बताना है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स। और उसके बाद 4-5 मिनट भागने के बाद हमारा हार्ट रेट हमें काउंट करना है। तो जब हम रेस्टिंग में हैं तब हमारा हार्ट रेट रहेगा 70 to 80। और फिर जब हम भाग के आ रहे हैं, तो जब हम भाग के आते हैं तब हमारा हार्ट बहुत ज्यादा स्पीड से बीट करता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो तब उस केस में वो 4 to, और तो उस केस में वो मोर देन 72 टाइम्स से ज्यादा ही बीट करेगा। ओके। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट। हमें हमारी पल्स रेट भी वो चेक करनी है और हमारी हार्ट बीट भी चेक करनी है।
दो कंडीशन में, एक रेस्टिंग कंडीशन में कि जब हम रेस्ट कर रहे हैं, और एक रन होने के बाद, मतलब भाग के आने के बाद। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? क्या हार्ट बीट और पल्स रेट में कोई रिलेशनशिप आपको दिखी? ईच हार्ट बीट जनरेट वन पल्स रेट इन आर्टरीज। एक हार्ट बीट क्या करती है? एक पल्स जनरेट करती है आर्टरीज में। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, द हार्ट बीट जनरेट वन पल्स इन द आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट की रेट है वही पल्स रेट भी है, मतलब पल्स रेट इक्वल्स टू हार्ट बीट। जैसे जैसे हमारा हार्ट बीट करेगा वैसे वैसे हम अपने व्रिस्ट में वो थ्रोम्बिंग साउंड क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चेम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो रिदमिक बीटिंग ऑफ द हार्ट है ना, वो क्या कर रहा है? हार्ट सिर्फ बीट कर रहा है क्या? हार्ट बीटिंग के साथ साथ ब्लड पंप भी कर रहा है। मतलब जैसे जैसे हार्ट बीट करता है वैसे वैसे वो ब्लड पंप कर रहा है। मतलब एक बीट के साथ ब्लड पंप होके बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब उसी रेट से हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके दूसरे पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। भूजो वंडर्स इफ द स्पंजेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। जो स्पंजेस और हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा मीन्स जो हाइड्रा रहते हैं पानी में ग्रो करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर ऑल्सो और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या कर रहे हैं? ब्लड, मुझे को लग रहा है कि ये हाइड्रा जो है उनके पास भी ब्लड होता है क्या? एनिमल्स सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट possess एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स जैसे स्पंजेस और हाइड्रा, हाइड्रा आपने देखा होगा ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और उसके ऊपर ऐसे 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 बाल रहते हैं। तो वो जो हाइड्रा रहता है वो पानी में ग्रो करता है, स्पंजेस भी, तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स ऑक्सीजन, फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर्स देयर बॉडी। तो वो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ये स्पंजेस और हाइड्रा, तो ये क्या करते हैं? इनके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती है, ब्लड नहीं भागता है। तो जो फूड और ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट है वही ये लोग एब्सॉर्ब कर लेते हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल। और जो इनके बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो भी वाटर क्या कर लेता है? कैरी कर लेता है। वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वाटर ही कैरी करके कहीं ले जाता है, और वाटर से ही इनको ऑक्सीजन और फूड मिल रहा है। तो thus these animals do not need a circulatory fluid like a blood। तो इसी की वजह से ऐसे एनिमल्स को ब्लड की जरूरत नहीं होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि these animals do not need circulatory system because the water carries away waste material। वाटर ही क्या ले रहा है? वेस्ट मटेरियल कैरी करके लेके जा रहा है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड वाटर। और ये इनके दोनों के नाम भी याद रखना, स्पंजेस एंड हाइड्रा। ये दो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती, इट मीन्स उनमें ब्लड भी नहीं होता है। अब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो एनिमल्स में वेस्ट मटेरियल कैसे बन रहा है और वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव कैसे हो रहा है, अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। रिकॉल रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ लंग्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन। हमारे लंग्स में हम क्या कर रहे हैं? हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो इनहेल के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और एक्सेलेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। तो ये हमें नोटिस करना है कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन हमने फटाक से ले लिया बाहर से, और एट द सेम टाइम हम एक्सेल कर रहे हैं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर भी जा रहा है। दैट इज ऑल्सो एक्सेलेशन। दैट इज द एक्सेलेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस, तो हम उसे एक्सेलेशन के दौरान रिमूव कर रहे हैं। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड फॉर्म हो गया वो हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसे इजेशन बोलेंगे। एक रहता है इंजेशन, आयन, आयन रहेगा ई की जगह, और यहाँ पे अभी ई है इजेशन। तो इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट,
और इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड। Let us now find out how the other waste material are removed from the body. अब हम देखेंगे कि बाकी के जो दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं जो बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं उसे बॉडी से कैसे रिमूव करेंगे। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये अनवांटेड मटेरियल आए कहाँ से। वेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस द सर्टन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज। तो क्या होता है ना, हमारे सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे बन रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं। देयर दीज आर टॉक्सिन्स एंड हेंस नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो वो टॉक्सिन होते हैं और वो बॉडी से रिमूव करना, उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्या हो रहा है, हम वेस्ट हमारे बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला है। और जो पार्ट्स ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो अभी जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव होना बॉडी से बहुत जरूरी है। हाउ कैन बी दिस डन। तो ये कैसे होगा। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। ब्लड को फिल्टर करने का मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है। जैसे हमने फूड खाया, फूड से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लिए ब्लड ने, हमने एक इनहेल किया, ऑक्सीजन अंदर गया बॉडी के, ब्लड ने ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर लिया। अब फूड और ब्लड में वाटर भी है, तो फूड, ऑक्सीजन और वाटर ब्लड क्या कर रहा है, बॉडी के हर पार्ट्स तक लेके जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, तो इसमें कुछ वेस्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स देगा तो कुछ टॉक्सिन्स मिल जाएंगे। तो ये टॉक्सिन्स रिमूव करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ब्लड का फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। तो अब ये किससे होगा, ब्लड अब फिल्टर होने के लिए कहाँ पे जाएगा, किडनी के पास जाएगा। किडनी में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड उसमें एंटर करेगा और वहां से ब्लड फिल्टर होगा। When the blood reach to kidneys, it contains both useful and harmful substance. अब जब ब्लड किडनी के पास जा रहा है तो उसमें हार्मफुल और यूजफुल दोनों टाइप के सब्सटेंस होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में फिर से। अगर अगर कोई यूजफुल सब्सटेंस रिलीज हो गया फॉर एग्जांपल ब्लड से, तो वो फिर से एब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, और जो बाहर निकलना है वो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकल जाएगा ब्लड के। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड रिमूव एज यूरिन। तो जो वेस्ट रहता है ब्लड में वो क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होके यूरिन फॉर्म कर लेता है। तो इसका मतलब हमारे यूरिन में वेस्ट मटेरियल होता है, डेट इज हम उसे नाइट्रोजिनियस वेस्ट भी कहते हैं, जो ब्लड से ही निकला हुआ है। तो यूरिन हमारी फॉर्म हुई किडनी में, और वो भी ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन के दौरान ही फॉर्म हुई। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से अब यूरिन फॉर्म हुई तो ये यूरिन जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर में, थ्रू थ्रू अ ट्यूब लाइक यूरेटर्स। यूरेटर्स नाम की जो ट्यूब्स है उसके थ्रू। अब देखो जैसे ये किडनी है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, ये जो रेड कलर की है ना ये आर्टरी है, आर्टरी से ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला ब्लड किडनी में आया। फिर किडनी ने कौन सा काम किया अपना, कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट वेस्ट मटेरियल ब्लड से बाहर निकलने का काम किडनी ने किया। तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते निकालते किडनी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, तो वो ब्लड से जो ऑक्सीजन था वो किडनी ने यूज कर लिया। अब किडनी के पास है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में डाल देंगी। तो यहाँ से जो किडनी में जो आया हुआ ब्लड था उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट था, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो बाहर निकल गया, किडनी ने निकाल दिया, पर जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में वो भी किडनी ने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। तो अब जो ब्लड है ना जो किडनी से बाहर निकलेगा वो ब्लड में CO2 रहेगा,
पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं रहेगा। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये नीली वाली नली जो है ना, उसे वेन्स कहते हैं, वो वेन्स थ्रू जाएगा हार्ट में। और जो किडनी ने जो ब्लड साफ किया, जहां से उसने वेस्ट निकाला, वो वेस्ट बनाएगा यूरिन। अब बनी हुई यूरिन यूटेरस से होते हुए जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होंगी। और फिर जब तक यूरिनरी ब्लैडर भरता नहीं है, तब तक वो यहीं पे स्टोर रहेंगी। और फिर जो यूरिथ्रा, ये यूरिनरी ओपनिंग रहती है, इसके थ्रू ये जो यूरिन है वो बाहर बॉडी के बाहर पास ऑन हो जाएंगी। इट इज स्टोर इन द ब्लैडर। मैंने अभी बताया यूरिन क्या रहती है, ब्लैडर में स्टोर रहती है। फिर यूरेथ्री ओपनिंग के थ्रू मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगी यूरिन। द किडनी, यूटेरस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये चारों मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो यही है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी system. An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours। मतलब एक सेम 1 लीटर से 1 to 1.8 लीटर तक यूरिन 24 आवर्स में हमारी किडनी बना रही है। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग में ऐसे ही होता है। यूरिन में क्या क्या रहता है? 95% वाटर, यूरिन में 95% वाटर रहेगा, 2.5% यूरिया रहेगा, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट, बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे 2.5%। तो इतना याद रखना है। वी ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन द हॉट समर डे। अब हम सबने ऑब्जर्व किया है कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है बाहर, उतना ज्यादा हमें पसीना आता है, हम पसीना पसीना हो जाते हैं, और पसीने के रूप में निकलता है वाटर हमारे बॉडी से, जिसे हम कहते हैं स्वेट। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। तो वो स्वेट में क्या होता है? वाटर और सॉल्ट होता है। बुजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर white patches are formed on our clothes, like on like armpits. These marks are left by the salt present in the sweat। तो जैसे हमें बहुत पसीना आता है ड्यूरिंग द हॉट समर डे, और वो पसीने में रहता है पानी और सॉल्ट। फिर कुछ समय बाद वो पसीना सूख जाता है, स्पेशली ऑन आर्मपिट्स हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो फिर वो पसीना सूखने के बाद भी वहां पे व्हाइट पैचेस दिखते हैं। तो वो व्हाइट पैचेस किसके होते हैं? तो वो होते हैं सॉल्ट के, जो किसमें प्रेजेंट था? स्वेट में। Does sweat serve any other function? क्या स्वेट का कोई दूसरा फंक्शन भी है? We know that the water kept in the earthen pot मटका is cooler। जो अर्थन पॉट मतलब मटके में, माटी के घड़े में जो हम पानी रखते हैं, वो ज्यादा ठंडा रहता है। क्यों रहता है? दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। तो पॉट के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से वाटर इवेपोरेट होते जाता है। मतलब जो बाहर से हीट आ रही है, वो हीट को वो पूरा ठंडा कर रहा है। पानी यहाँ से निकलेगा, वो हीट को इवेपोरेट कर रहा है, तो इसके वजह से जो मटका रहता है वो ठंडा रहता है, और उसमें जो पानी है वो भी बहुत ठंडा रहता है। तो पहली wants to know whether the other animals also urinate। क्या बाकी के एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं? तो हाँ, जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, वो सभी एनिमल्स यूरिनेट करते हैं। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depend on the availability of water। तो जितनी अवेलेबिलिटी हमारे बॉडी में रहेंगी, उतना ही पानी और उतना ही वेस्ट रिमूव करने की एबिलिटी हमारे बॉडी में रहेंगी। इसलिए बोलते हैं पानी पीना जरूरी है। पानी एक सर्टन क्वांटिटी में पानी हमें पीना ही चाहिए। अगर हम पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। Aquatic animals like fishes excrete sail waste as ammonia which directly dissolve in water। तो aquatic animals जैसे फिश क्या है? aquatic animals है जो पानी में रहती है, वो क्या करती है? एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया। तो वो भी एक्सक्रीशन करती है, वो भी अपना बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में जो क्या होता है? वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। तो ये जितने भी बर्ड लाइक एनिमल्स है ना, ये सब क्या करते हैं? ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट
इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिलीज करते हैं बॉडी से। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। तो जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में वो यूरिया ही है, ह्यूमन बॉडी में यूरिया है। तो ये भी याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी इज यूरिया। समटाइम्स अ पर्सन्स नीड सॉरी पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से किसी पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उसे ही हम बोलते हैं किडनी फेलियर, की किडनी फेल हो गई, किडनी काम से चली गई। वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अब किडनी ही काम करना बंद कर दिया उसने, तो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगी ब्लड से? तो अब वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकाल ही नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से ब्लड में बहुत सारा वेस्ट जमा हो जाता है। तो ऐसे केस में जो पर्सन रहता है वो इतना टॉक्सिक ब्लड लेके सरवाइव नहीं कर सकता। तो सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर पीरियोडिकली थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी से उनका ब्लड से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना पड़ता है। तो वो एक मशीन रहती है, डायलिसिस मशीन। तो उसके थ्रू उनके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। वो प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। व्हेन द स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला था ना वो अर्थन पॉट वाला, तो अर्थन पॉट से क्या हो रहा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, बाहर जा रहा है, और अर्थन पॉट को कूल कर रहा है। वैसे ही जो स्वेट रहता है ना, स्वेट अगर हमारे बॉडी से निकल रहा है तो वो हमारे बॉडी को अंदर से कूल करता है, मतलब हीट हमारे बॉडी से निकल रही है। तो स्वेट निकल रहा है, इसका मतलब उसके साथ ही हीट भी निकल रही है, तो इट इज गुड टू स्वेट। अब डायलिसिस का क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि डायलिसिस होती कैसी है। तो क्या होता है ना, डायलिसिस एक मशीन होती है, वो पेशेंट को बेड पे लिटा के उसके जो आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना, जो किडनी से हार्ट तक जा रहा था, वही वाली नली में एक अपना सलाइन टाइप डालेंगे, नली डालेंगे, और वहां से वो ब्लड बाहर जाएगा बॉडी से, उसके बाहर जाके वो एक पाइप थ्रू डायलिसिस मशीन में जाएगा। वो मशीन में वो ब्लड प्यूरिफाई होगा, उससे नाइट्रोजनियस वेस्ट बाहर निकलेंगे, और फिर जो नली या फिर जो आर्टरी हार्ट तक जा रही है उससे वो कनेक्ट कर देंगे फिर से। फिर वो बॉडी, और फिर जो मशीन से प्योर ब्लड निकल रहा है, जिसमें अभी ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट मटेरियल नहीं है, ऐसा ब्लड जाएगा हार्ट में। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। तो जैसे एनिमल्स में हमने अभी ट्रांसपोर्टेशन देखा, तो प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी फूड बना रहे हैं, वो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उनमें भी तो सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती होगी ना। तो जैसे एनिमल्स में होती है वैसे ही प्लांट्स में भी सिस्टम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, बस थोड़ा मैकेनिज्म और सिस्टम थोड़ी अलग है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर मिनरल्स का, वो हम आज देखेंगे। इन चैप्टर नंबर 1 यू learn that plants take water, minerals, nutrition from the soil through the roots and transport it to the leaves। तो हमने जैसे देखा था वाटर मिनरल्स न्यूट्रिशंस जो प्लांट्स है वो रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो लीव्स तक उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है वाटर और मिनरल्स को, तो वो लीव्स तक पहुंच कैसे रहे हैं? ठीक है, कैसे पहुंच रहे हैं वो, उसका आंसर हम देखेंगे आज। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या कर रहा है, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है। प्लांट्स की जो लीव्स है वो फूड प्रिपेयर कर रहा है प्लांट्स के लिए, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, सबको पता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव क्या कर रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है और फूड बना रहा है। चैप्टर नंबर 6 में भी हमने देखा that food is the source of energy and every cell of organism gets energy by the breakdown of glucose।
ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से हमें एनर्जी मिलती है। हमारे फूड में होता है ग्लूकोज। हमारा फूड क्या है, हमारी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। फूड लेंगे तभी हमें एनर्जी मिलेंगी। तो फूड में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से हमें मिल रही है एनर्जी। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तो जो सेल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी को बहुत सी एक्टिविटीज करने के लिए, लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज है वो करने के लिए यूजफुल है, तो यूज कर रहे हैं एनर्जी को। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फूड है ना, जो फूड बन रहा है प्लांट्स में बोलो या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बोलो, तो उसके हर एक सेल्स तक, हर एक पार्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी जाके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलेंगी। जब तक उसके पास फूड नहीं आता तब तक उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। How you have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots and transported to the leaves? क्या तुमने कभी सोचा है कि रूट्स न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्सॉर्ब तो कर लेते हैं, पर वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं लीव्स तक? क्या कभी सोचा है? हाउ इज फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड? तो क्या आपने ये सोचा है कि लीव्स में फूड बन रहा है और फूड ऐसे ऐसे पार्ट्स तक पहुंच रहा है जो फूड नहीं बना सकते? तो ये सब कैसे हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है प्लांट्स में, वो हम देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। ये तो ये रूट्स है, इससे प्लांट्स ने क्या किया, वाटर और मिनरल्स पूरे एब्सॉर्ब कर लिए। रूट हैज अ रूट हेयर। रूट हेयर होते हैं छोटे छोटे रूट्स को, तो उसके मदद से वो वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। द रूट हेयर इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको भी उनको भी एब्सॉर्ब कर लेता है रूट्स। The root hair is in contact with the water present between the soil particles. तो जो रूट हेयर जो होते हैं ना, देखो अभी ये रूट्स है, रूट्स के रूट्स हेयर रहेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा रूट्स का सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा वाटर मिनरल्स को क्या कर पाएंगा, रूट्स एब्सॉर्ब कर पाएंगा। Can you guess how water moves from root to leaves? What kind of transport system is present in the plant? तो अभी क्या तुमने कभी सोचा है, अब रूट ने तो ये पानी एब्सॉर्ब कर लिया, वाटर और मिनरल्स, तो इसके मदद से ये ऊपर तक कैसे पहुंचेगा, किस तरह से जो वाटर और मिनरल्स है वो एब्सॉर्ब होके लीव्स तक किस तरह से पहुंचेंगे? क्या क्या आपने कभी सोचा है ऐसा? बूजो थिंग्स, पर बूजो सोच रहा है, आप सोचो या ना सोचो, पर बूजो सोच रहा है। तो बूजो ने क्या सोचा ये देखेंगे। Bujo thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant, like we have in our homes for the supply of water। जैसे हमारे घर में हमारे पास पाइप्स होते हैं वाटर का सप्लाई करने के लिए, फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, और से फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हाउस टू द अनदर पार्ट ऑफ द हाउस। अगर हमें पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हमारे घर में वाटर पाइप्स होते हैं। तो बूजो ने ऐसा दिमाग लगाया कि हो सकता है कि रूट्स और लीव्स के बीच में कोई पाइप हो, कोई कंडक्शन सिस्टम हो, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर मूवमेंट करते हुए ऊपर जाएगा। वेल भुजो इज राइट, तो भुजो राइट है। प्लांट्स हैज पाइप लाइक वेसल्स। तो प्लांट के पास ऐसे पाइप जैसे ही कुछ वेसल्स होते हैं जिसके मदद से वाटर और न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। तो वो जो वेसल्स होती है वो एक स्पेशल सेल से बनी रहती है जिसका फॉर्मिंग अ वस्कुलर टिश्यू। जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो वस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं, और वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज इस तरह से अरेंज होते हैं मतलब इस तरह से अरेंज होंगे थ्रू आउट द स्टेम। ये जो स्टेम है ना, ये वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे इस तरह से ऐसे अरेंज होंगे, और फिर उसके मदद से क्या होगा, वाटर का कंडक्शन होगा, और फिर वाटर रूट से लीव्स तक पहुंचेंगे। The tissue is a group of cells that perform specific function in an organism. Tissue ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है।
The vessels are made from the special cells are called forming a vascular tissue. Vascular tissue कैसे बन रहे हैं? जो वेसल्स स्पेशल सेल से कोई कुछ वेसल्स बन रही है और वो वेसल ही वस्कुलर टिश्यू बना रही है। और टिश्यू क्या होते हैं? तो टिश्यू ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। The vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant is called xylem. तो जो वस्कुलर टिश्यू है जो वाटर और मिनरल कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको हम जाइलम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरे जाइलम सेल्स लगे होते हैं ऐसे ऐसे, जो वाटर कैरी करते हैं फ्रॉम रूट टू लीव्स। The xylem forms a continuous network of chains that connect the root leaves through a stem and branches. Thus, the transport water to the entire plant. तो मैंने अभी बताया, तो जाइलम क्या कर रहा है? ऐसे कंटिन्यूअसली अरेंज हो गया है, और जिसकी वजह से यहाँ से पानी, जो भी वाटर है, वाटर और मिनरल्स है, वो क्या करेंगे? एब्सॉर्ब करेंगे जाइलम, और इसी तरह से लीव्स तक पहुंचा देंगे। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। अब पहली पहली हैज वन क्वेश्चन। पहली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन द वाटर। अब लेडी फिंगर आपको पता है, भिंडी, भिंडी और बाकी की सब्जियां पहली की मम्मी ने क्या कर दिया? पानी में डाल दी। इफ दे आर समवॉट ड्राई, अगर कभी मतलब लेडी फिंगर और बाकी की सब्जियां कभी ड्राई हो जाती है, तो पहले की मम्मी क्या करती है? उसे पानी में डाल देती है। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर इनटू देम। तो अब वो जानना चाहती है कि पानी, जो बाहर का पानी है, वो लेडी फिंगर में और अदर वेजिटेबल्स में एंटर कैसे कर रहा है। तो कैसे करेंगे? बताओ आंसर। आप बता सकते हो, थ्रू अ जाइलम टिश्यू। क्यों? क्योंकि लेडी फिंगर और अदर वेजिटेबल्स में भी जाइलम टिश्यू होते हैं। वो क्या करेंगे? पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो लीव और जो वेजिटेबल्स है हमारे, जो ड्राई हो गए थे, अब उसे सुकुलेंट बना देंगे। यू नो डैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। हमें पता है लीव्स क्या कर रहे हैं? फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना ही चाहिए फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट। तो ये कैसे होगा? थ्रू अ टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। जैसे जाइलम टिश्यू से वाटर का कंडक्शन हुआ था फ्रॉम रूट टू लीव्स, वैसे ही फूड का कंडक्शन कैसे होगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? फ्रॉम लीव्स टू रूट थ्रू अ टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो लीव से फूड लाने का काम करेगा फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो अभी जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। नाउ एक्टिविटी 7.3। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है? रिक्वायर्ड अ ग्लास टम्बलर, मतलब बड़ा सा ग्लास लेना है, पानी लेना है, रेड इंक लेनी है, और टेंडर हर्ब्स लेना है, जैसे बलसम। बलसम का मतलब छोटा सा पौधा भी लेके आए आप, फिर भी चलता है। तो क्या करना है? एंड द ब्लेड, एक ब्लेड भी चाहिए। पोर वाटर टू फिल वन थर्ड ऑफ द टम्बलर। टम्बलर को क्या करना है? वन थर्ड पानी से भर देना है। फिर उसमें रेड इंक डालनी है वो पानी में, और जो हर्ब हमने लाया था उसको क्या करना है? बेस से काट देना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब। तो हर्ब की स्टेम आधे से काट देनी है। फिर वो हर्ब को क्या करना है? जो ग्लास था ना, ग्लास टम्बलर, उसमें प्लेस कर देना है। तो अब ग्लास टम्बलर में हमने पानी डाला था, पानी में इंक डाली थी, रेड इंक। तो वो जो ग्लास टम्बलर में जो पानी है वो रेड कलर का है। अब हमने हर्ब को क्या कर दिया? उसके स्टीम से काट के उसमें डुबो के रख दिया। अब उसे नेक्स्ट डे डे ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। तो हम देखेंगे क्या होगा। देखो, हमने क्या किया? इस तरह से प्लेस कर दिया रेड वाटर में, ये हर्ब काट के प्लेस कर दिया। इसे कलर्ड वाटर बोलते हैं। The water move up in the stem and enlarge view of the open end of the stem। तो क्या हो जाएगा? जो वाटर होगा वो स्टेम में मूवमेंट दिखाएगा। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर्स रेड। क्या हर्ब का कुछ पार्ट रेड रेड दिख रहा है आपको? इफ यस, डू यू थिंक द कलर रीच देयर। क्या आपको लगता है कि जो कलर है वो वहां तक पहुंचा? हो सकता है अगर आप दूसरे दिन देखो तो वो लीव्स भी थोड़ी थोड़ी रेड दिखने लगे। इसका मतलब जो कंडक्शन है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम टू लीव्स, वो हो गया है थ्रू अ टिश्यूज कॉल्ड जाइलम। जाइलम वाले टिश्यू से पानी, रेड पानी लीव्स तक पहुंच गया। यू कैन कट द स्टीम अक्रॉस एंड लुक फ्रॉम द रेड कलर इनसाइड द स्टीम।
तो आप स्टेम काट के भी देख सकते हो और अंदर आपको दिखेगा कि कुछ रेड कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब पानी, रेड पानी वहां तक पहुंचा है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द वाटर मूव्स अप इन द स्टेम। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो पानी रहता है वो वो पानी जो रहता है वो क्या स्टेम में मूव होता है। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट्स वाटर। तो अदर इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट्स वाटर मतलब वाटर स्टेम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। जस्ट लाइक रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। तो जैसे हमने रेड इंक पानी में मिक्स की थी, तो पानी के साथ साथ रेड इंक भी स्टेम में गई कंडक्ट होके या फिर ट्रांसपोर्ट होके, वैसे ही वाटर के साथ ही मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होके ऊपर जाते हैं लीव्स तक। ऑल्सो मूव्स अप द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स कहाँ तक जाएंगे? लीव्स तक जाएंगे। एंड अदर प्लांट और प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक भी जाएंगे थ्रू अ नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम। जो नैरो ट्यूब थी ना स्टेम के अंदर, जिसे हमने जाइलम कहा था, उसी के थ्रू वाटर और मिनरल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाएंगे प्लांट्स के। Bujo wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil, then give it off by the transpiration। तो बुजो का कहना ऐसा है कि प्लांट को ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर रहता है उनके अंदर वो रिलीज ही करना है बाहर, तो इतना ज्यादा पानी रूट्स एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? तो बुद्धू का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हमने क्लास 6 में सीखा है। लर्न दैट द प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान पानी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है प्लांट से। अब ट्रांसपिरेशन में हो क्या रहा है? प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। नॉट ऑल द वाटर इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। तो जितना भी पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है तो सब पानी प्लांट यूज नहीं करता। तो प्लांट इवेपोरेट्स, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जो वाटर रहता है वो क्या होता है? इवेपोरेट्स हो जाता है थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटा नाम के पोर्स लीव्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं ना, वो पोर्स से क्या होता है? वाटर इवेपोरेट्स हो जाता है, बाहर निकल के इवेपोरेट हो जाता है। The water evaporates through a stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, उसके दौरान लीव से पूरा पानी बाहर निकल जाएगा थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो इसी को ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लीव से पूरा पानी बाहर निकल रहा है इवेपोरेट होके। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पूल। Suction pool which can pull out water to the great heights in the tall trees। Transpiration also cools the plant। Transpiration क्या कर रहा है? प्लांट्स को कूल कर रहा है। और जो इवेपोरेशन हो रहा है तो वो सक्शन पूल एक फॉर्म कर रहा, मतलब जनरेट कर रहा है कि वाटर को ऐसे खींच के बाहर फेंकना है। द सक्शन पूल का मीनिंग दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन द सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तब हम कैसे सक्शन, ऐसे फोर्स लगाते हैं और पानी को अपने मुंह में लेते हैं, सेम उसी तरह से इवेपोरेशन के दौरान या फिर ट्रांसपिरेशन के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? पानी खींच के बाहर फेंक देते हैं, इवेपोरेट हो जाता है वो पानी बाहर। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप यू गेट द आइडिया एंड यू आर एबल टू finish this exercise or complete this exercise by using whatever we have learned. Hey everyone, I hope you enjoyed the lesson. If you have any queries and question, you can mention it in a comment. For more such amazing classes, you can subscribe our channel, like and share videos with your friends. Soon I will come with another interesting chapter. Till then, bye bye.